जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि दौलत की चमक दमक देखकर स्त्रियों का दिल पल में कैसे बदल जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारी प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अच्छे कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, रतनदीप शहर में एक चंद्रभूषण नाम का राजा राज्य किया करता था, जिसका उदयभान नाम का एक पुत्र था। राजकुमार को अपने ही पिता के एक मंत्री के बेटे सत्यसेन से बहुत ही गहरी मित्रता थी। वे हर समय साथ साथ रहा करते थे। वो साथ साथ ही घूमने जाया करते थे और साथ साथ ही भोजन किया करते थे। प्रिय मित्रों, एक दिन उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। तभी दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और पहाड़ों की वादियों में घूमने चले गए। प्रिय मित्रों, चलते चलते वे दोनों एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। तभी उन दोनों ने देखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर रमणीक बगीचा है, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं और उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और उस बगीचे के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जिसके चारों ओर गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। प्रिय बंधुओं, वो बगीचा इतना सुंदर व रमणीक था कि मन कर रहा था कि इसी बगीचे में थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। और प्रिय मित्रों, उन दोनों ने वैसा ही किया। उसी बगीचे में अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और उस तालाब पर पहुंचकर दोनों ने अपने अपने हाथ मुंह धोए और भोजन किया। भोजन करने के पश्चात वो मंत्री का बेटा तो एक वृक्ष के नीचे सो गया, लेकिन वह राजकुमार बाग में इधर उधर भ्रमण करने लगा। इतने में क्या देखता है कि उस बाग में एक बहुत ही सुंदर युवतियों का झुंड आया। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ के राजा की पुत्री और उसकी सहेलियां हों, जो सरोवर में स्नान करने आई थीं। प्रिय मित्रों, उन सुंदर युवतियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिस पर राजकुमार उदयभानु की नजर पड़ी तो बस वह उसे देखता ही रह गया और उस पर फिदा हो गया। वो उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। और प्रिय मित्रों, जैसे ही उस राजकुमारी ने अपने बगीचे में उस सुंदर राजकुमार को देखा तो वो भी उसे देखती ही रह गई और वह उसे एकटक निहारती रह गई। इतनी सखियां होने के कारण उसे उससे बात करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार की ओर देखते हुए एक इशारा किया। उसने अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला और उसे कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, फिर अपनी छाती से लगाकर पैरों से दबा दिया और अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए अपने महल को लौट गई। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमार उदयभान उस राजकुमारी के इशारे को नहीं समझ सका और वह अत्यंत निराश होता हुआ अपने मित्र सत्यसेन के पास पहुंचा, जो कि एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। उसने वहां पहुंचकर अपने मित्र को जगाया और उससे कहने लगा कि हे मित्र, आप तो इस वृक्ष के नीचे सो रहे थे, लेकिन अभी अभी इस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी आई और वो मुझे लूटकर चली गई। उसने मेरी तरफ देखकर कुछ इशारा भी किया था, लेकिन मैं उसके इशारे को समझ ना सका। साथ में अन्य युवतियां होने के कारण बातचीत का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हे मित्र, इतनी सुंदर युवती आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी है। यदि वो मुझको नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उसको देखने के बाद मैं उससे अत्यंत प्रेम करने लगा हूँ। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो उस राजकुमारी से मिलने का प्रबंध करो। मुझे तो वो अपना कुछ अता पता बताकर नहीं गई है। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमार को अत्यंत दुखी देखकर वो मंत्री का बेटा बोला, अच्छा ये बताओ, जाने से पहले उस राजकुमारी ने तुम्हारी ओर क्या इशारा किया? तभी वो राजकुमार बोला कि हे मित्र, उसने अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला, उसे दांतों से कुतरा और फिर सीने से लगाया और अपने पैरों से कुचल दिया और मेरी ओर देखती हुई मुस्कुराकर चली गई। तभी सत्यसेन कहने लगा कि हे मित्र, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो राजकुमारी अपना पता
तुम्हें बता चुकी है। आप उसके इशारे को समझ ना सके। उसने कमल का फूल अपने जूड़े से निकालकर कान से लगाया और फिर दांतों से कुतरा। सीने से लगाने के बाद अपने पैरों से रौंद दिया। इसका मतलब है कि वह कर्नाटक देश की रहने वाली है। उसने फूल दांतों से कुतरा, इसका अर्थ है वो दंत फूल राजा की कन्या है। उसने फूल सीने से लगाया, इसका अर्थ है उसने आपको अपने दिल में बिठा लिया है। आपको देखने के बाद वो भी आपसे प्रेम करने लगी है। और कमल पुष्प पैर से दबाने का अर्थ है उसका नाम पद्मुखी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, सत्यसेन की बात सुनकर के राजकुमार उदयभान बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि अब तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। और वह राजकुमार अपने मित्र से कहने लगा कि हे मित्र, अब बिल्कुल भी देरी ना करो। अब तुम अतिशीघ्र उसके राज्य में चलो ताकि उससे मेरी मुलाकात हो सके। उसके बिना अब एक एक पल वर्षों के समान बीत रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने मित्र के मुख से इतनी बात सुनने के बाद राजकुमार और सेनापति का पुत्र अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और राजकुमारी पद्मुखी के नगर की ओर चल दिए। कई दिनों के बाद अपनी मंजिल तय करके वे दोनों अंततः राजकुमारी के शहर में पहुंच गए। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने दरवाजे पर बैठी सूत काट रही थी। प्रिय बंधुओं, जैसे ही उन दोनों ने उस बुढ़िया को देखा तो उससे कहने लगे कि हे माँ जी, और एक शहर से दूसरे शहर जाकर व्यापार किया करते हैं, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रहने का ठिकाना चाहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वह बूढ़ी माता कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम्हारे रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं है, तुम दोनों जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे यहाँ ठहर सकते हो, क्योंकि घर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन दोनों की सकल सूरत देखकर उन बूढ़ी माँ के हृदय में ममता उमड़ पड़ी और बड़े प्रेम से वो अपने घर में अंदर उन दोनों को ले गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो मंत्री व राजा का बेटा उस बूढ़ी माँ के घर में ठहर गए। तभी राजकुमार ने पूछा कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहते हैं? तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? तुम इसके अलावा और क्या काम करती हो? तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि हे परदेसियों, मेरा एक बेटा है जो यहाँ के राजा दंत फूल के यहाँ नौकरी करता है और मैं राजकुमारी पद्मुखी की ढाई हूँ। अत्यंत बूढ़ी होने के कारण मैं अपने घर पर रहकर सूत काट कर अपना गुजारा किया करती हूँ और जब भी मुझे अपने कार्य से फुर्सत मिलती है तो मैं दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने अवश्य जाती हूँ। मेरे खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब स्वयं करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर के उन दोनों मित्रों ने आपस में सलाह की कि भगवान ने हमें बिल्कुल ठीक स्थान पर भेजा है। ये बूढ़ी माँ हमारे बहुत ही काम आएगी। ये सब बातें अपने मन में सोचकर उन दोनों ने उस बूढ़ी माँ को एक असरपियों से भरी हुई थैली भेंट कर दी और कहा कि हे माँ, कल तुम जब राजकुमारी से मिलने जाओ तो उससे कह देना कि जो राजकुमार तुमने बगीचे में देखा था वो तुम्हारे शहर में ठहरा हुआ है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगले दिन वो बूढ़ी माँ अपने कार्य से निवृत्त होकर राजकुमारी के महल में गई तो उसने राजकुमारी पद्मुखी को राजकुमार उदयभान के बारे में बताया, अर्थात उसके आने की खबर दी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी क्या होता है, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने राजकुमारी को उस राजकुमार के आने की सूचना दी, उस राजकुमारी ने अपने हाथों पर सफेद चंदन लगाकर दोनों हाथों से उस बूढ़ी माँ के गालों पर तमाचा मार दिया और कहने लगी कि तुम मेरे महल से अभी निकल जाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो बूढ़ी माँ अपने दोनों गालों को पकड़े हुए राजकुमार और उसके मित्र के पास पहुंची और राजकुमारी के इस अनुचित व्यवहार के बारे में उन दोनों को बताने लगी। ये सब बातें सुनने के बाद वो राजकुमार बोला कि हे मित्र, ये राजकुमारी तो बहुत ही घमंडी व अहंकारी है, अर्थात बहुत ही उदंड है। लगता है उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। मुझे तो लगता है मित्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैं उसे अपना दिल दे बैठा। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमार और उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर वो मंत्री का बेटा कहने लगा कि चिंता ना करो मित्र, राजकुमारी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसे तुम उदंड कह रहे हो। बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करके उसने तुम्हें एक संदेश भेजा है। उसने 10 उंगलियों को सफेद चंदन में भिगोकर बूढ़ी माँ के गाल पर जो चांटे मारे हैं, उसका अर्थ है कि अभी 10 दिन और रुको
क्योंकि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो इस बात को भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी कितनी तेज होती है। शुक्ल पक्ष में रात्रि भी दिन की तरह प्रतीत होती है। तो वो मंत्री का बेटा ये सब बातें समझाते हुए राजकुमार से कहता है, इसलिए हे मित्र, अभी शुक्ल पक्ष के कारण राजकुमारी तुमसे नहीं मिलेगी। जब ये 10 दिन व्यतीत हो जाएंगे तब अंधियारा पाक प्रारंभ होगा, अर्थात कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। तब तुम्हारी उस राजकुमारी से मुलाकात हो सकेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब बातें सुनने के बाद राजकुमार की जान में जान आ गई और वह कहने लगा कि हे मित्र, मैं तो घबरा ही गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, दोनों मित्रों ने 10 दिन ठहर कर कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने का इंतजार किया और जब 10 दिन व्यतीत हो गए तो उन्होंने एक असरपियों की थैली को निकाला और उस बूढ़ी माँ के हाथ पर रख दिया और उनको समझाते हुए बोले कि हे बूढ़ी माँ, तुम आज फिर उस राजकुमारी के पास जाओ और उससे हमसे मिलने के लिए बोलो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजकुमार की बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ खुशी खुशी राजकुमारी के पास पहुँची और जो कुछ भी राजकुमार ने कहा था वह उसने सब कुछ कह सुनाया। तभी उस राजकुमारी ने लाल चंदन में अपनी 3 उंगलियों को भिगोया और बूढ़ी माँ के गाल पर एक जोर से चांटा मारा और कहने लगी, अब शीघ्र चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो बूढ़ी माँ वहाँ से तुरंत चली आई और आकर के राजकुमार व मंत्री के लड़के को राजकुमारी के व्यवहार के बारे में बताया। बूढ़ी माँ की बात सुनकर के वो राजकुमार फिर से हैरान रह गया और कहने लगा कि हे मित्र, मुझे तो लगता है कि वो राजकुमारी वास्तव में ही संस्कारहीन है। तभी वह मंत्री का बेटा बोला कि नहीं मित्र, तुम उसके बर्ताव का गलत अर्थ निकाल लेते हो। तभी वह राजकुमार बोला कि मैं गलत अर्थ कैसे ना निकालूं, उसने दूसरी बार भी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किया है। तभी वह मंत्री का बेटा कहने लगा कि हे मित्र, तुम परेशान ना हो, इस बार भी उसने कोई गलती नहीं की है। लाल चंदन में भिगोकर उसने अपनी 3 उंगलियों को बूढ़ी माँ के गाल पर मारा है। उनका संदेश ये है कि वह अभी मासिक धर्म से गुजर रही है, अर्थात वह बसन मलिन है। इस अवस्था में स्त्री का पुरुष से मिलना वर्जित माना जाता है। इस समय मिलना तो दूर की बात, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। उसने बूढ़ी माँ के गाल पर ये 3 उंगलियां छापकर हमें ये संदेश भेजा है कि हमें ठीक होने में अभी 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए शांत होकर 3 दिन और प्रतीक्षा कीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन दोनों मित्रों ने उसका 3 दिन और इंतजार किया। उधर राजकुमार के अंदर बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। 3 दिन के पश्चात उन्होंने फिर बूढ़ी माँ को उस राजकुमारी के पास भेजा और उस बूढ़ी माँ ने राजकुमारी के पास जाकर कहा कि एक परदेसी आपसे मिलना चाहता है। उस राजकुमारी ने बूढ़ी माँ को फटकार कर पश्चिमी दरवाजे की खिड़की से बाहर निकाल दिया। बिचारी बूढ़ी माँ उदास होकर फिर से वहाँ से चली आई और राजकुमारी की करतूत उन दोनों को जाकर बताने लगी। तभी राजकुमार ने कहा कि हे मित्र, उसके इस प्रकार के व्यवहार का क्या अर्थ समझा जाए। राजकुमार की बात सुनने के बाद वह मंत्री का पुत्र कहने लगा कि हे मित्र, आज तुम प्रसन्न हो जाओ। आज रात उसने तुम्हें अपने महल में बुलाया है। उसने ये संकेत भेजा है कि मेरे महल की पश्चिमी दरवाजे की खिड़की से होकर ही आना। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सुनते ही राजकुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो वह रात होने का इंतजार करने लगा। उसको एक एक पल एक एक बरस के समान लग रहा था। अब तो वह अपने मन में यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी सूर्य अस्त हो और मैं राजकुमारी से मिलने जाऊं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही अर्धरात्रि होती है तो वह राजकुमार उस बूढ़ी माँ के कपड़े पहनता है और अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाकर अपने शरीर से बांध लेता है और महल के पश्चिमी द्वार से राजकुमारी के पास महल में पहुंच जाता है। राजकुमारी उसके स्वागत के लिए थाली में दीपक जलाकर महल के पश्चिमी द्वार पर खड़ी थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो राजकुमार का हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमारी दिन निकलने पर राजकुमार को अपने कक्ष के कमरे में छुपा देती थी और रात्रि होने पर वो उसे बाहर निकाल लेती थी। और प्रिय दोस्तों, उधर उसका मित्र उस बूढ़ी माँ के घर अकेला तड़प रहा था। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी को साथ रहते हुए कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र शक्तसेन की याद सताने लगी और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे राजकुमारी से मिलाने वाला मेरे बचपन का मित्र सत्यसेन ही तो है और मैंने अपने सुखों के कारण उसे अकेला छोड़ दिया। मैं कितना मतलब परस्त हूँ, मुझे अभी उससे मिलना चाहिए।
राजकुमार उदयभान अपने मित्र से मिलने के लिए छटपटाने लगा। तो प्रिय मित्रों, उस राजकुमारी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे एक पल के लिए भी छोड़कर कहीं जाए। प्रिय दोस्तों, जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार को उदास देखा तो वह पूछने लगी कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। तभी राजकुमार बोला कि हे प्रिय, कि मैं दुनिया में हर एक चीज के बिना रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रिय मित्र के बिना नहीं रह सकता। वो मेरे बचपन का मित्र है और मेरे हर एक दुख की घड़ी में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। मेरे सगे भाई से बढ़कर भी वो मेरा ख्याल रखता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमार और उसके मित्र के बीच इतना अटूट प्रेम देखकर राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी कि इसका कमीना दोस्त तो हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा है। उसके होते हुए राजकुमार पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। इस मित्र रूपी रोड़ा के लिए मुझे अतिशीघ्र रास्ते से हटाना होगा। यही सब अपने मन में विचार करके वो राजकुमारी राजकुमार से मीठी मीठी बातें करती हुई कहने लगी कि हे प्राणनाथ, यदि आप मित्र के लिए अधिक व्याकुल हैं तो लो, तुम्हें मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर देती हूँ और तुम ले जाकर अपने मित्र को बड़े प्यार से खिलाना और साथ में ये भी कह देना कि तुम्हारी भाभी ने बड़े ही प्रेम से बनाकर तुमको भेजा है। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी के मुख से ये बात सुनने के बाद राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। इधर राजकुमारी पद्मुखी ने बड़े ही प्रेम से सुंदर सा भोजन बनाया और उस भोजन में जहर मिला दिया। जहर मिलाने के बाद वो भोजन का थाल लाकर राजकुमार के हाथ पर रख दिया और कहा कि तुम भोजन खिलाकर अतिशीघ्र महल में वापस आ जाना। प्रिय दोस्तों, राजकुमार को इस बात का पता नहीं था कि राजकुमारी ने भोजन में जहर मिलाया है। वह खुशी खुशी भोजन का थाल लेकर अपने मित्र के पास पहुंच गया। वे दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से अलग थे, इसलिए एक दूसरे के खूब गले मिले। तभी राजकुमार कहने लगा कि हे मित्र, मैंने जब तुम्हारे बारे में राजकुमारी को बताया तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने अपने हाथों से तुम्हें ये बहुत ही सुंदर भोजन बनाया है और मेरे हाथ से तुम्हें भिजवाया है। उसने अपने हाथों से तुम्हें ये भोजन बनाकर भेजा है। लो, ये भोजन कर लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो मंत्री का बेटा बहुत ही चतुर चालाक था। उसने भोजन करने से पूर्व पास में बैठे एक कुत्ते को वो भोजन डाला और प्रिय दर्शक बंधुओं, वो कुत्ता भोजन खाते ही मर गया। ये सब देखकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हुआ। तब शक्तिसेन कहता है कि राजकुमारी ने मुझे मारने की नियत से ये भोजन बनाकर तुम्हारे हाथ से भिजवाया है। इस भोजन को भिजवाने में उसका कोई प्यार नहीं था। तभी राजकुमार पूछने लगा कि हे मित्र, उसने ऐसा क्यों किया। तो मंत्री का बेटा कहने लगा कि हे मित्र, उसके और तुम्हारे मिलन में मैं एक रोड़ा था। तुम रहते जरूर उसके पास थे, परंतु तुम्हारा दिलो दिमाग हर समय मुझसे मिलने को बेचैन रहता था और राजकुमारी ये सब नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बटे, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए इस भोजन में जहर मिलाकर तुम्हारे हाथ से भिजवाया। यदि मैं मर जाता तो तुम पूरी तरह उसके होकर रह जाते। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब सुनते ही राजकुमार के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका खून खौल उठा और अपने मित्र से कहने लगा कि हे मित्र, ऐसी दुष्ट स्त्री से प्रेम पाकर मैं कभी भी चैन से जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। इसका प्रेम तो बहुत ही घातक है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, अब मैं उसके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। तभी वह मंत्री का बेटा बोला कि नहीं मित्र, जिसके लिए हमने कई दिन इंतजार किया और अपना घर द्वार छोड़ रखा है, उसके बिना तो हम घर जा ही नहीं सकते। हम उसे अपने साथ घर लेकर ही जाएंगे, लेकिन शादी करके नहीं, उसकी करनी का दंड देकर। आज रात तुम उसके पास जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तब उसकी बाईं जंघा पर अपनी तलवार का निशान बना देना और उसके सारे गहने समेट कर चले आना। प्रिय दर्शक बंधुओं, शक्तिसेन के समझाने के अनुसार उस राजकुमार ने राजकुमारी पद्मुखी की बाईं जंघा पर अपनी तलवार से एक चिन्ह बना दिया और गहने लेकर वहां से चला आया। उधर मंत्री के बेटे ने एक योगी का भेष बनाया और मरघट में जाकर बैठ गया और राजकुमार उदयभान को उन गहनों के लिए बेचने को भेज दिया और कहा, यदि तुम्हें कोई पकड़ ले तो उससे कहना कि मेरे गुरुदेव के पास चलो, तब तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो मंत्री का बेटा एक साधु का वेश बनाकर मरघट में बैठ जाता है और राजकुमार राजकुमारी के गहने बेचने को बाजार में चला जाता है और बाजार में जाकर उसने वो गहने एक सुनार को दिखाए। वो सुनार उन गहनों को देखते ही पहचान गया कि ये गहने तो यहाँ के राजा की पुत्री की प्रतीत होते हैं, कहीं ये चोर चुरा कर तो नहीं लाया है। उसने तुरंत ही चुपके से कोतवाल को बुलाया और राजकुमार को पकड़वा दिया। राजकुमार को पकड़वाने के बाद तभी उस कोतवाल ने राजकुमार से पूछा कि तुम ये गहने कहाँ से लाए थे
तो राजकुमार बोला कि ये गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं जो मरघट में धूनी रमाए बैठे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो कोतवाल ने उस मंत्री के बेटे को भी पकड़वा लिया और राज दरबार में ले जाकर राजा के सामने पेश किया। तभी राजा ने पूछा कि हे साधु महाराज, ये गहने तुम कहाँ से लाए हो? तब योगी वेशधारी वो मंत्री का लड़का कहता है कि हे महाराज, मैं कई दिनों से मरघट में बैठा था और डंकिनी की उपासना कर रहा था और मेरी उपासना से प्रसन्न होकर कल डाकिनी मेरे पास आई तो मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जंघा पर अपनी तलवार का निशान बना दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, गहनों को तो राजा पहचान ही चुका था कि ये गहने उसकी पुत्री के हैं। तभी उसे संदेह हुआ और वह तुरंत अपने महल में गया। उसने अपनी रानी से कहकर अपनी पुत्री पद्मुखी की बाईं जंघा दिखवाई तो उसकी बाईं जंघा पर तलवार का निशान मौजूद था। ये सब सुनकर के राजा को अत्यंत दुख हुआ कि उसकी बेटी एक डंकिनी है। वो चुपचाप उन्हीं योगी बाबा के पास आया और बोला कि हे महाराज, खोटी स्त्रियों के लिए शास्त्रों में क्या प्रायश्चित बताया गया है? तभी उस योगी ने जवाब दिया कि हे महाराज, यदि तुम अपने राज्य की और अपनी कुशलता चाहते हो तो अपनी बेटी को देश निकाला दे दो, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, स्त्री, बालक, गाय अपने आश्रय में रहने वाले को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए ठीक तो ये है कि आप अपनी बेटी को देश निकाला दे दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी घबराकर उस राजा ने अपनी पुत्री को डोली में बिठाकर उसी दिन जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार उदयभान और वह मंत्री का पुत्र इसी ताक में थे। तभी वे दोनों जंगल में राजकुमारी के पास गए और राजकुमारी को अपने साथ लेकर के अपने नगर को लौट गए और बहुत ही सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तभी राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, तुमने विष मिला हुआ भोजन मेरे हाथ से मेरे ही मित्र को क्यों भिजवाया था? इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड दिलवाया देश निकाला के रूप में। और जब तुम अपने माता पिता, भाई बहन को न देख सकोगी और न ही उनसे मिल सकोगी, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि अपनों से दूर रहने का दुख क्या होता है। उस दिन तुम थोड़े से वियोग की वजह से मेरे मित्र को विष देकर मारना चाहती थी, जो कि हरदम मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता है। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी ने हाथ जोड़कर अपना सिर नीचे को कर लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली और बार बार अपने द्वारा किए हुए कृत्य पर लज्जित हुई। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के हितैषियों को दूर करना चाहती हो या उनका बुरा चाहती हो, वो अपने स्वयं के पति की भी हितैषी नहीं हो सकती। जैसे कि पति के माता पिता, भाई बहन और उसके हितैषी मित्र उसके दुख सुख में उसके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि ये पति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। यदि पत्नी अपने पति को इनसे दूर करना चाहती है और जो स्त्री इन सबसे अपने पति को दूर करे, तो ये बात भली भांति समझ लेना कि वह अपने पति से झूठा प्रेम करती है, अर्थात उसकी नीयत साफ नहीं है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट किया करें और अधिक से अधिक यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।